नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास खबरें देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की जम्मू कश्मीर की खास खबरों की। और सबसे पहले आपको जम्मू की एक बड़ी खबर से रूबरू करवाएंगे। आपको बता दें कि स्वर्गीय दीपक चंद के परिवार से मिलने के लिए कुछ ही समय में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा पहुंच रहे हैं। 7 अक्टूबर को जो आतंकियों द्वारा हत्या की गई थी स्कूली टीचर स्वर्गीय दीपक चंद की, उसको लेकर आज उपराज्यपाल मनोज सिन्हा उनके आवास पर पहुंचेंगे। आतंकियों ने स्कूल की प्रिंसिपल को भी निशाना बनाया था और उसके बाद बात करें तो स्वर्गीय दीपक चंद के परिवार में जो शौक का माहौल था उसको देखते हुए आज उपराज्यपाल मनोज सिन्हा उनके आवास पर पहुंचेंगे, उनके परिजनों से मुलाकात करेंगे और उसको लेकर किस तरीके की वहां पर हमें देखने को मिल रहा है। सिक्योरिटी के हवाले से भी बात करें और साथ ही साथ अगर बात करें तो क्या और भी वहां पर नेता मौजूद होंगे या नहीं, एक सवाल है और सारी जानकारी हम आपको कुछ ही देर में देंगे। लेकिन वहीं पर एक सबसे बड़ी खबर यह है क्योंकि जिस तरीके का माहौल कश्मीर में बना हुआ है उसको लेकर जितने भी अल्पसंख्यक है उनको निशाना बनाया जा रहा है और उसी के तहत 7 अक्टूबर को एक मामला सामने आया था और उसमें हमें देखने को मिला था कि स्कूली टीचर दीपक चंद की वहां पर हत्या कर दी गई थी और उसी के साथ जो प्रिंसिपल थे वहां के स्कूल की उनको भी निशाना बनाया गया था। लेकिन वहीं पर परिजनों की बात करें तो परिजनों का कहना है कि जिस तरीके से निशाना बनाया जा रहा है अल्पसंख्यकों को कश्मीर घाटी में और साथ ही साथ कश्मीर घाटी में भी प्रदर्शन किए जा रहे हैं, जम्मू की बात करें तो जम्मू में भी प्रदर्शन किए जा रहे हैं और इसी के चलते आज उपराज्यपाल मनोज सिन्हा उनके परिजनों से मिलेंगे, उनके परिजनों से मुलाकात करेंगे और उसको लेकर वहां पर तैयारियां किस तरीके की गई हैं। और सिक्योरिटी की भी बात करें तो सिक्योरिटी के हवाले से वहां पर किस तरीके से जो पूरे इंतजाम है वो किए गए हैं। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिल यहां पर जुड़ चुके हैं। तो अनिल से जानेंगे किस तरीके की वहां पर तैयारियां हो रही है, सिक्योरिटीज को लेकर जो है वहां पर किस तरीके के जो इंतजाम है वो किए गए हैं। तो अनिल, पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगी, सिक्योरिटी की बात करें तो सिक्योरिटी के हवाले से किस तरीके के वहां पर इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि एलजी मनोज सिन्हा जब वहां पर पहुंचेंगे तो सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो किस तरीके की वहां पर तैयारियां सिक्योरिटी को लेकर की गई है? आवश्यक तो जरूर है। मैं इससे पहले आपको बताना चाहूंगा कि लगातार जो है सुरक्षा व्यवस्था को जो है यहाँ की अगर हम बात करते हैं चौक चौबंद कर दिया गया है और लगातार सुबह से ही तैयारियां चल रही थी। और इसके साथ साथ मैं आपको एक अहम चीज बताना चाहूंगा कि स्वर्गीय दीपक चंद मेहरा की बात करें तो 7 तारीख को जो है कश्मीर घाटी के अंदर आपने देखा था कि स्कूल के अंदर जाकर जो है आतंकियों द्वारा जो है उनकी निर्मम हत्या की जाती है। सुप्रीम कोर्ट हो उनकी भी जो प्रिंसिपल थे उनकी निर्मम हत्या की जाती है कश्मीर घाटी के अंदर। और उसी के चलते लगातार जम्मू कश्मीर की प्रशासन जो है वो पूरी तरह से एक बड़े अहम फैसले लेती हुई नजर आ रही है। कश्मीर घाटी में आप देख रहे हैं कि एनआई की लगातार जो है वो रेड जारी है और इसके साथ साथ तमाम सुरक्षा व्यवस्था को जो है चौक चौबंद करने की तरफ से माननीय उपराज्यपाल ने उसी दिन आश्वासन दे दिया कि वहां पर जितने भी अल्पसंख्यक के लोग हैं उनको सुरक्षा व्यवस्था प्रदान करना मेरी जिम्मेदारी है, मैं उस जिम्मेवारी को जरूर निभाऊंगा। आप देख रहे हैं कि आज स्वर्गीय दीपक चंद मेहरा की अगर हम बात करें तो आज उनके घर पर जो है लगातार सुरक्षा व्यवस्था का पूरी तरह से यहाँ पर चौक चौबंद कर दी गई है। और इस वक्त जो तस्वीरें हम आपको जम्मू के इलाके की दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये तस्वीरें कुछ देर पहले यहाँ पर की बात करें तो डॉक्टर राघव लंगर यहाँ पर पहुंचे हैं, डीसी जम्मू यहाँ पर पहुंचे हैं और जिस तरह से आप देख सकते हैं कि आज माननीय उपराज्यपाल यहाँ पर पहुंचेंगे और उसके बाद इस तरह का आश्वासन या क्या कुछ प्रधान इनके परिवारों को या उनकी व्यवस्था जो है वो देखने वाली होगी कि क्या कुछ अपनी तरफ से जो है अगर हम बात करें तो व्यवस्था को लेकर या इनके परिवार को कोई क्या आश्वासन देते हैं वो तो देखने वाला समय ही बताएगा। मगर आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ये लाइव तस्वीरें हम उनको पूरे घर की छत की तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और सुरक्षा व्यवस्था की अगर हम बात करते हैं तो सुरक्षा व्यवस्था जो है पूरी तरह से यहाँ पर जो है चौक चौबंद कर दी गई है। हालांकि अब ये देखने वाला समय होगा कि माननीय उपराज्यपाल। देखिए अनिल, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, आपने प्रशासन की बात की कि जो प्रशासन है वो कदम उठा रहा है ताकि अल्पसंख्यक जो घाटी में रहते हैं उनको सुरक्षा मुहैया करवाई जाए, लेकिन फिर वहीं पर इस घटना के बाद जो प्रदर्शनों का सिलसिला है वो जारी हो गया और कश्मीरी माइग्रेंट्स का भी यही कहना है कि सरकार उनको वापस घाटी भेजने की बातें तो कर रही है लेकिन सिक्योरिटी को लेकर अभी तक कोई इस तरीके का कदम नहीं उठाया गया। तो क्या आप जब उपराज्यपाल वहां पर पहुंचेंगे, उनके परिवार से मुलाकात करेंगे, तो क्या लगता है कि एक बड़ा फैसला आ सकता है कि वहां पर जो अल्पसंख्यक है उनको सिक्योरिटी को लेकर कुछ बड़ा फैसला आ सकता है या जो कश्मीरी माइग्रेंट्स जिनको वापस घाटी पहुंचाने की बात की जा रही है उनको लेकर कोई बड़ा फैसला आ सकता है?
अभी साफ तौर पर जब माननीय उपराज्यपाल जिस दिन ये घटना घटी है और उसी के बाद उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द वहां पर जो है जितने भी अल्पसंख्यक लोग हैं वहां पर जो है उनकी सुरक्षा प्रदान करना मेरा दायित्व है और उसको मैं पूरी तरह से निभाऊंगा और उन्होंने ये पूरा करने की कोशिश भी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कश्मीर घाटी में हर एक सुरक्षा चौक चौबंद कर दी गई है और इस वक्त अगर हम बात कर रहे हैं तो जितने भी माइग्रेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उनकी सुरक्षा व्यवस्था प्रदान करना मेरी जिम्मेदारी है। हालांकि एक चैनल पे इंटरव्यू देते हुए उन्होंने यही साफ तौर पर कहा था कि सुरक्षा व्यवस्था कश्मीर घाटी के अंदर प्रदान करना मेरी पूरी जिम्मेदारी है और उसको मैं जरूर निभाऊंगा और इन आतंकियों को जो है कश्मीर घाटी से जो है जरूर नष्ट और नबाद किया जाएगा। मगर इस वक्त अगर हम बात कर रहे हैं दीपक चंद मेहरा के घर की, और ये ठीक तस्वीरें दीपक चंद मेहरा के घर की अगर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर आज ये देखने वाला होगा कि इनके परिवार को किस तरह से एक भावनीय श्रद्धांजलि तो यहाँ पर देने दीपक चंद मेहरा को पहुंचेंगे, मगर उसके साथ अब ये देखने वाला होगा कि क्या इनके परिवार के सदस्यों को क्या कुछ बड़ा ऐलान जो है वो देखने को मिलेगा, क्या कुछ पूरे अहम चीजें रहेंगी, वो भी अब समय देखने वाला होगा कि जब माननीय उपराज्यपाल यहाँ पर पहुंचेंगे और किस तरह का इनके परिवार जो है एक पूरी तरह से क्या आश्वासन देंगे, कुछ बातें रखेंगे, वो भी हम आप तक पहुंचाने की पूरी तरह से जरूर कोशिश करेंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। और ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिल, और जिस तरीके से अनिल ने हमें वहां पर किस तरीके की तैयारियां हुई हैं और जो सिक्योरिटी के लेकर किस तरीके के वहां पर इंतजाम किए गए हैं उसके बारे में बताया, क्योंकि 7 अक्टूबर को जो आतंकी घटना वहां पर हुई थी घाटी पर, उसको लेकर एक स्कूली टीचर की हत्या कर दी गई थी और साथ ही साथ प्रिंसिपल को भी निशाना बनाया गया था। लेकिन वहीं पर अब दीपक चंद के परिवार से मिलने के लिए एलजी मनोज सिन्हा पहुंच रहे हैं और उसको लेकर अब उन परिवार के जितने भी लोग हैं उनको किस तरीके का आश्वासन दिया जाता है, क्या कंपनसेशन दी जाती है या फिर कुछ एक बड़ा फैसला उनके लिए लिया जाता है, ये भी देखना जरूरी रहेगा। तो चलिए अब आपको दूसरी खबर की तरफ लिए चलते हैं, क्योंकि एनकाउंटर्स की बात करें तो एनकाउंटर का जो सिलसिला है वो घाटी के साथ साथ अब हमें देखने को मिल रहा है कि डेरा की गली में और पंगाई में मुठभेड़ आज भी जारी है और इसी के साथ आतंकियों के खिलाफ अभियान तीसरे दिन भी जारी रहा और इसी अभियान के तहत घने जंगल में 4 से 5 आतंकी छिपे होने के अंदेशे जताए जा रहे हैं और जिसके बाद आज भी तीसरा दिन हो चुका है और अभी भी अभियान जो है इसी तरीके से जारी है और आतंकियों के खिलाफ ये अभियान जोरों शोरों से चलाया जा रहा है और आतंकियों पर एक बड़ा प्रहार करने की तैयारी सुरक्षा बल द्वारा की जा रही है। आपको बताएं कि ये जो पूरा मामला है ये डेरा की गली और पनगाई में है, जहां पर हमें ये देखने को मिल रहा है कि जो 4 से 5 आतंकी वहां पे छिपे होने के अंदेशे लगाए जा रहे थे, जिसके बाद से ये अब जो तीसरा दिन है अभियान का, जो कि जिस तरीके से शुरू है वहां पे अभियान और आज 3 दिन हो चुके हैं और इन आतंकियों को आतंकवाद को जड़ से उखाड़ने के लिए ये जो अभियान है ये चलाया जा रहा है और साथ ही साथ आपको ये भी बताएं कि आतंकियों के लिए एक बड़ा प्रहार करने की जो तैयारी है वो भी सुरक्षा बल ले रहे हैं। हालांकि अगर हम सुरक्षा बलों की बात करते हैं तो सुरक्षा बल द्वारा पूरे तरीके से जो चाक चौबंद है वो बढ़ा दी गई है और पूरे तरीके से जो सर्च ऑपरेशन वहां चलाया जा रहा है उसको बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है और 3 दिन से ये सर्च ऑपरेशन चल रहा है। वहीं पर अब आगे का क्या कुछ अपडेट है सर्च ऑपरेशन से आ रहा है, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जमशीद यहाँ पर जुड़े हुए हैं, तो जमशीद की तरफ रुख करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिरकार अभी तक क्या कुछ अपडेट आया है। जमशीद, बात करें सर्च ऑपरेशन की तो आज 3 दिन हो चुके हैं सर्च ऑपरेशन को चलते हुए, तो अभी अपडेट की बात करें तो अभी का अपडेट सर्च ऑपरेशन का क्या निकलकर सामने आया है? बिल्कुल, अगर ये कहें कि आज तीसरे रोज भी वही सर्च ऑपरेशन चल रहा है और सेना की तरफ से लगातार इस जंगल के इलाके को टारगेट भी किया जा रहा है, जहां हैवी शेलिंग सेना की तरफ से की जा रही है, मगर मिलिटेंट की तरफ से आगे कोई जवाब सेना की तरफ को नहीं दिया जा रहा है। इसको देखते हुए ये कहा जा सकता है मिलिटेंट इस घने जंगल में छुपे हुए हो सकते हैं, मगर अभी सेना इस जंगल के अंदर एंटर नहीं हो पाई है क्योंकि बहुत ज्यादा घना जंगल होने के कारण सेना को कई किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। देर रात को हम देखते हैं ड्रोन चढ़ाए जाते हैं और इस वक्त भी शेलिंग रुक कर देखने को मिल रही है। हालांकि कल डीआईजी राजौरी से ये बात कही थी कि एक बार मिलिटेंट के साथ कांटेक्ट हुआ था, उसके बाद दोबारा कांटेक्ट नहीं हो पाया, जिसका हमने देखा कि हैवी शेलिंग की गई और आज दोबारा उसी तरह का माहौल देखने को मिल रहा है। फिर एक बार हैवी शेलिंग की जा रही है, मिलिटेंट की तरफ से उसका कोई जवाब सामने से नहीं आया, कुछ मिलिटेंट से कांटेक्ट
नहीं हो पा रहा है। उसकी बड़ी वजह यही है कि बहुत ज्यादा घना जंगल होने के कारण। हालांकि इस वक्त हम थाना मंडी पहुंच चुके हैं, यहाँ से सिर्फ अब 10 किलोमीटर की दूरी पर ये इलाका है जिस तरफ हम जा रहे हैं। ये पूरा इनकाउंटर जहाँ चल रहा है और इस वक्त भी वहाँ का सिलसिला लगातार जारी है। जी पर वहीं पर ऑफिशियल्स की बात करें जमशेद, तो अभी तक ये जो सर्च ऑपरेशन चल रहा है ऑफिशियल्स की तरफ से, इसको लेकर किस तरीके का जो अभी तक स्टेटमेंट्स है वो जारी की गई है, या जो अभी तक इंफॉर्मेशन पूरी दी गई है कि ये जो सर्च ऑपरेशन और कितना लंबा चल सकता है, और जो आतंकी वहां पर छिपे हुए हैं उनको मारने के लिए किस तरीके के और कदम, कड़े कदम जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेज उठा सकती है? भी बिल्कुल इंफॉर्मेशन की जहां तक प्रशासन या पुलिस इंतजामिया की बात करें तो कल डीआईजी राजौरी पुंछ रेंज की तरफ से बयान दिया गया था कि इस जंगल के अंदर मिलिटेंट है जिनके साथ एक बार कांटेक्ट हुआ था, मगर उसके आगे उनकी तरफ से कोई बयान नहीं दिया। जब ये पूछा गया कि कितने मिलिटेंट अंदर हो सकते हैं, क्या कोई नई इन्फिल्ट्रेशन हुई है या पहले से ये मौजूद है, उन्होंने कहा नंबर ऑफ मिलिटेंट देना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है क्योंकि इस जंगल के अंदर कितने मिलिटेंट है ये कहना मुश्किल है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा था कि ये नई इन्फिल्ट्रेशन हुई है या पहले से जंगल में मौजूद है ये भी कहना मुश्किल है, मगर उनकी तरफ से इससे आगे कोई सामने बयान अभी तक नहीं आया। क्योंकि जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि आज सेना के आला अधिकारी भी थाना मंडी पहुंचे थे जहां उन्होंने एक मीटिंग की है, हाई लेवल मीटिंग हुई। उस हाई लेवल मीटिंग के बाद अब आगे किस तरह की रणनीति बनाई जाएगी उस पर भी काम किया जा रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जमशेद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता जमशेद मलिक, और जिस तरीके से जमशेद ने पूरी जानकारी दी कि एनकाउंटर को लेकर क्या कुछ अपडेट सामने आ रहे हैं। हालांकि अभी भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और एक बड़े पैमाने पर जो सर्च ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है, जिसको चलाए हुए आज 3 दिन पूरे हो चुके हैं। और इस सर्च ऑपरेशन को अब चीजें क्या निकल कर सामने आएगी, क्योंकि अभी भी इन घने जंगलों में 4 से 5 आतंकी छिपे होने की आशंका जताई जा रही है। अब उनको लेकर क्या एक बड़ा कदम उठाया जाएगा सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले से, और सिक्योरिटी फोर्सेस कितना बड़ा यहां पर जो सर्च ऑपरेशन है इसको चलाएगी, ये देखना बहुत जरूरी रहेगा। तो चलिए अब आपको कठुआ लिए चलते हैं, वहीं पर जहां कोरोना का कहर अब कम होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं पर अगर हम डेंगू की बात करते हैं तो डेंगू का कहर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। वहीं पर जिला कठुआ में भी डेंगू का कहर जो है वो बढ़ता जा रहा है। डेंगू के 10 और नए मामले सामने आ सकते हैं, और प्रशासन का ये कहना है कि डेंगू के जिस तरीके से मामले बढ़ते जा रहे हैं उस बीच अब लोगों को सतर्क रहने की बहुत जरूरत है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार कठुआ में अभी तक आंकड़ा जो है डेंगू के मामलों का वो 30 से पार हो चुका है। कठुआ के बीचों बीच करीब 6 वार्ड में 10 लोग अभी तक डेंगू की चपेट में आ चुके हैं, और बार बार डॉक्टर्स द्वारा भी जो प्रिकॉशंस है वो लेने की बात की जा रही है। बार बार डॉक्टर्स का भी यही कहना है कि जो प्रिकॉशंस है वो लिया जाए। वहीं पर जिला कठुआ की बात करें तो अभी तक आधिकारिक आंकड़े जो सामने आए हैं उसमें ये देखने को मिला है कि 30 से पार जो मामले हैं डेंगू के वो सामने आ गए हैं, और इसी के साथ डेंगू के 10 और नए मामले आने से ये भी हो सकता है कि प्रशासन को काफी ज्यादा ये यहाँ पर मुश्किलों का सामना करना पड़े। हालांकि अगर हम बात करते हैं कि प्रशासन द्वारा पूरे कदम उठाए जा रहे हैं और वहीं पर जो फॉगिंग है वो भी की जा रही है ताकि जो डेंगू के मामले हैं उन पर थोड़ी नकेल कसी जाए, लेकिन वहीं पर दिन ब दिन जो कठुआ जिला है वहां पर डेंगू के मामले बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना के प्रकोप के बाद अब डेंगू का प्रकोप हमें देखने को मिल रहा है, और कठुआ ऐसा जिला है जहां पर जो आंकड़े हैं वो 30 से पार हो चुके हैं। वहीं पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सरबजीत यहाँ पर कठुआ से ज्वाइन कर चुके हैं, तो उनसे जानेंगे कि सरबजीत, पहले बात करें प्रशासन की, तो प्रशासन द्वारा किस तरीके के कदम उठाए गए हैं और लोगों को किस तरीके के बरतने के लिए कहा गया है? जी बिल्कुल पल्लवी, पिछले 15 दिनों की अगर बात करें तो डेंगू का डंक इलाकों में लगातार बढ़ता ही जा रहा है, और 30 से अधिक मामले जो हैं अभी तक कठुआ में संक्रमित सामने आ चुके हैं। मात्र एक दिन की अगर बात करें तो एक दिन में 10 नए मामले जो हैं कठुआ जिला में सामने आए हैं। लगातार कठुआ जिला में डेंगू के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है, और प्रशासन ने भी अभी कमर कस लिया। जितने भी इलाकों में यहाँ पर डेंगू के पॉजिटिव सामने आ रहे हैं वहाँ पर जरूरी दवाओं का छिड़काव किया जा रहा है। वहीं अगर बात करें तो पहले मामले जो हैं वो जिला मुख्यालय से सटे हुए इलाके, ग्रामीण इलाकों में सामने आए थे, लेकिन अब शहरी इलाकों से भी कई मामले जो हैं वो डेंगू के सामने आए हैं, जिसके बाद नगर परिषद कठुआ की टीमें जो हैं वो लगातार हर वार्ड में जहां पर फॉगिंग कर रही है, जरूरी दवाओं का छिड़काव किया जा रहा है, लोगों को अवेयर किया जा रहा है किस प्रकार से अपने और अपने परिजनों का बचाव कर सकते हैं, क्या क्या जो है आपको जो
जो परेशानियां जो लोगों को आ रही हैं उनको किस तरह से निजात जो है वो लोगों को दिलवाई जाए, इसको लेकर नगर परिषद के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग की टीमें भी यहाँ पर लगी हुई हैं। लेकिन अभी भी लोगों में कहीं ना कहीं रोष है कि स्वास्थ्य विभाग की टीमें जो है समय रहते उन लोगों ने यहाँ पर गांव का दौरा नहीं किया, यहाँ पर जरूरी दवाओं का छिड़काव नहीं किया और लोगों को जिस तरह से 30 से अधिक मामले तो कठुआ में रिपोर्ट हो चुके हैं, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने घरों पर ही अपना इलाज कर रहे हैं। ना उनको लोगों को समझाया जा रहा है कि आप लोग जीएमसी कठुआ जाएं, स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे ताकि आपकी जांच हो सके और जांच के बाद आपका उपचार हो सके। जी, जिस तरीके से आपने बताया सरबजीत की जहां पर मामले जो है वो 30 के पार पहुंच चुके हैं कठुआ में, तो जो सबसे ज्यादा इन्फेक्टेड एज ग्रुप है वो कौन सा है? क्या बच्चों में ज्यादा डेंगू के मामले देखने को मिल रहे हैं या जो एडल्ट ग्रुप्स है उनमें ज्यादा डेंगू के मामले देखने को मिल रहे हैं? देखिए हर वर्ग के लोग हैं जो इस डेंगू की चपेट में यहाँ पर आए हैं, बच्चे भी हैं और जवान भी हैं और जो एज लोग हैं वो भी इस डेंगू की चपेट में यहाँ पर आ चुके हैं। और जिस तरह से हर बार जब ये बरसात के बाद का जो दिन आते हैं यहाँ पर डेंगू की जो बीमारी है ये अपना जोर पकड़ती है, लेकिन लोगों का ये कहना है कि हर बार जब मामले सामने आ जाते हैं, जब मामले लगातार इजाफा जो होता है, जब मामले लगातार बढ़ने लगते हैं, उसके बाद प्रशासन जागता है। क्यों ना प्रशासन समय पर आकर यहाँ पर जरूरी दवाओं की छिड़काव करे, लोगों को समझाया जाए। गंदगी का यहाँ पर जगह जगह आलम रहता है। हालांकि नगर परिषद कठुआ की टीमें जो हैं वो हर वार्ड में स्प्रे तो कर रही हैं, लेकिन अब क्या फायदा जब डेंगू के मामले जो हैं मल्टीप्लाई होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अभी एक दिन की अगर बात करें 10 नए मामले जहां पर सामने आए हैं। हालांकि आधिकारिक पुष्टि से 30 की हुई है, लेकिन मामले जो हैं वो काफी ज्यादा हैं, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो अभी तक मामले की रिपोर्ट नहीं। तो वहीं पर हम हॉस्पिटल्स की बात करें अगर, तो हॉस्पिटल्स में किस तरीके की जो सुविधा है वो लोगों को दी जा रही है? क्योंकि 30 से पार अगर मामले पहुंच चुके, जो कि सिर्फ एक आधिकारिक आंकड़ा है, उसके अलावा भी बहुत ऐसे लोग होंगे जो कि डेंगू की चपेट में आए हैं या जो अस्पताल नहीं गए हैं। तो किस तरीके की जो सुविधा है वो स्वास्थ्य विभाग द्वारा इन लोगों को दी जा रही है जो हॉस्पिटल्स में एडमिट है? देखिए कुछ जो 30 मामले जो अभी तक सामने आए हैं, इसमें से कुछ लोग तो ऐसे हैं जो सरकारी अस्पतालों में अपना इलाज करवा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अपना इलाज जो है वो अपने जारी रखे हुए हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो घरों पर ही अपना इलाज कर रहे हैं। हॉस्पिटल्स की अगर बात करें तो वहां पर जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से हमारी बातचीत हुई है, उनका कहना है कि अस्पताल में पुख्ता इंतजाम जो है वो यहाँ पर किए गए हैं। हालांकि कठुआ जिला में एक मौत का मामला भी सामने आया है, लेकिन वो बताया जा रहा है किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में उनका उपचार चल रहा था, उसी उपचार के दौरान उन्होंने दम तोड़ा है। लेकिन कुल मिलाकर ये देखें कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी जो हैं वो अब हरकत में आए हैं, देर आए दुरुस्त आए। कहीं ना कहीं वो गाँव में अब जो है लोगों को घर घर जाकर लोगों को समझाया जा रहा है कि आप जांच करवाएं और लोगों को ये भी कहा जा रहा है कि किस प्रकार से आप अपना और अपने परिजनों का बचाव कर सकते हैं, क्या क्या सावधानियां जो है वो आपको बरतनी है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सरबजीत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जितनी भी आपने जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता सरबजीत जो कि कठुआ से जुड़े थे। और जिस तरीके से सरबजीत ने बताया कि अगर हम बात करें डेंगू के मामलों की, तो कठुआ में डेंगू के मामलों का आंकड़ा 30 के पार पहुंच चुका है और आधिकारिक आंकड़े ये जो सामने आए हैं जहां पर ये बताया जा रहा है कि 30 से पार लोग जो है वो डेंगू से इन्फेक्ट हो चुके हैं। वहीं पर जहां पर ये मामले बढ़ते जा रहे हैं उससे प्रशासन को काफी दिक्कतें आ रही हैं। हालांकि अगर हम नगरीय परिषद की बात करते हैं तो नगर परिषद द्वारा पूरे तरीके से जो इंतजाम है वो किए जा रहे हैं ताकि मामलों पर नकेल कसी जा सके। तो चलिए कठुआ के बाद बात करते हैं हम सांबा की। सांबा की बात करें तो अब ड्रग तस्करों पर सांबा पुलिस ने नकेल कसना शुरू कर दी है और पुलिस ने ड्रग तस्करों के खिलाफ एक अभियान जारी कर दिया है जहां पर हमें देखने को मिला कि 36 ग्राम चिट्टे के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है और साथ ही साथ ये जो पूरे का पूरा गिरोह है इस पर नकेल कसने के लिए पुलिस ने अभियान जारी कर दिया गया है। और सांबा के राया मोड़ से एक नाके पर एक बड़ी सफलता मिली है जहां पर पुलिस ने 36 ग्राम चिट्टे के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है और ड्रग तस्करों के खिलाफ ये जो अभियान है ये जोरों शोरों से चल रहा है। 1,44,000 रुपए की जो कीमत है वो चिट्टे की बताई जा रही है,
उसको पुलिस ने बरामद किया है। और इसी के साथ अब तस्कर पर किस तरीके की जो नकेल है वो कसी जाएगी, जो पूरे का पूरी कार्यवाही है वो की जाएगी, क्योंकि ये गिरोह पूरा शामिल है इसके पीछे। और इस पूरी ट्रैफिकिंग पर पूरे तरीके से नकेल लगाने के लिए बहुत जरूरी है कि पुलिस द्वारा कि जो अभियान है वो जोरों शोरों से चलाया जाए। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता ऋषि यहाँ पर सांबा से जुड़ चुके हैं, और सांबा से ऋषि यहाँ पर जुड़े हैं, तो चलिए उनकी तरफ रुख करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। ऋषि, पहले मैं जानना चाहूंगी, अगर हम बात करें तस्कर की, तो जिस तस्कर को वहां से पकड़ा गया है उसकी उम्र कितनी बताई जा रही है और जो उसकी पहचान है वो क्या बताई जा रही है? देखिए, आपको बता दें कि जिस तरह से इस नशा तस्कर की गिरफ्तारी की है जिला पुलिस सांबा की विजयपुर पुलिस टीम ने, तो इसका जो नाम सामने आया, ये मोहम्मद शकील बिश्नाह इलाके का रहने वाला है। हालांकि इसकी उम्र तो अभी नहीं पता चल पाई है, लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से नशा तस्करी के खिलाफ अपना अभियान पुलिस ने तेज कर दिया है, और उसी अभियान का ये एक हिस्सा है कि पुलिस को अपने रिलायबल सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली, उसी जानकारी के आधार पर विजयपुर शराया इलाके में नाकाबंदी की। तो नाकाबंदी के दौरान एक व्यक्ति के ऊपर शक हुआ कि शायद इसके पास कुछ इस तरह का कोई ऐसी चीज हो सकती है। जब इसकी चेकिंग की गई, ये आनाकानी कर रहा था। चेकिंग के दौरान 36 ग्राम हीरोइन यानी चिट्टा, जो ड्रग्स आप कहते हैं, ये इससे जो बरामद की गई है। और ये कोई छोटी क्वांटिटी नहीं है, 36 ग्राम काफी ज्यादा क्वांटिटी है, और बताया जा रहा है कि इसकी मार्केट वैल्यू लगभग 1.5 लाख के आसपास की है। तो ये हमें पता चल पाया है, पुलिस के अनुसार जो जानकारी मिली है कि ये जो तस्कर है ये किसी को सप्लाई देने के लिए जा रहा था, और पुलिस को जो इंफॉर्मेशन थी, उसी इंफॉर्मेशन पर पुलिस ने काम किया, इसकी धरपकड़ की और इसे गिरफ्तार कर इसके पास से ये 36 ग्राम जो क्वांटिटी है हीरोइन सब्सटेंस की, ये पकड़ी है। और अब इसके ऊपर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला भी दर्ज कर लिया है। और इससे पहले भी पुलिस ने लगातार भुक्की की कई ऐसी अलग अलग इलाकों से खेप जो है वो बरामद की है, जो कश्मीर घाटी से लाकर ये देश के अन्य हिस्सों में पहुंचाने का प्रयास जो नशा तस्कर कर रहे थे, उन सारे प्रयासों को विफल भी किया है। लेकिन सवाल यहाँ पर खड़ा होता है, जिस तरह से लगातार हम नशे की बात तो कर रहे हैं, नशे को खत्म करने का प्रयास पुलिस कर रही है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे पिन पॉइंट्स हैं जहां पर पुलिस को इंटरवेन करने की जरूरत है, वहां पहुंचने की जरूरत है, ताकि पूरा सिस्टम जो है वो हाईजैक किया जाए नशा तस्करों का। क्योंकि सरोर इलाका, एक बार फिर से आपको बताना चाहता हूँ, जो सरोर इलाका है, यहाँ पर काफी ज्यादा नशा तस्करी के जो प्रयास है ये किए जाते हैं। वहां नशा लाया भी जाता है और वहां से नशा बाहर सप्लाई भी किया जाता है। हालांकि पुलिस को भी इसको लेकर पूरी खबर है, लेकिन पुलिस भी कहीं ना कहीं वहां पर इतनी बड़ी कार्रवाई अभी नहीं कर पा रही। इससे पहले पुलिस ने इन इलाकों में रहने वाले जो लोग हैं उनको वार्न किया कि अगर आपके इलाके में कोई भी, आपके लोकेलिटी में ऐसा व्यक्ति मिलता है जो नशा तस्करी कर रहा हो, तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। कई बार वार्न करने के बाद भी ये सिलसिले थम नहीं रहे। और खासतौर पर मैं सरोर इलाका जो मैं जिक्र कर रहा हूँ, तो सरोर इलाके में रहने वाले जो लोग हैं वो भी काफी ज्यादा परेशान है कि यहाँ आए दिन नशा तस्कर आते हैं, यहाँ लोग नशा कंज्यूम करने के लिए आते हैं। तो इस तरह की पुलिस को कार्रवाइयां करने की जरूरत है और नशा तस्करों की धरपकड़ करने की जरूरत है। हालांकि इस कामयाबी को भी हम बड़ी कामयाबी जरूर मान के चल सकते हैं कि 36 ग्राम लेकिन देखिए ऋषि, अगर बात करें हम लोग नशा तस्करी में, तो ज्यादातर आमूमन यही देखने को मिलता है कि जो युवा पीढ़ी है वो नशों की तरफ ज्यादा सक्रिय नजर आ रही है। तो क्या कुछ लगता है कि जागरूकता की कमी है, या फिर जो बच्चे हैं उनको पहले से ही इसके बारे में जो प्रोज एंड कॉन्स है वो उनको पता नहीं है कि अगर वो नशा करेंगे तो उससे उनकी हेल्थ पर भी असर पड़ेगा और समाज पर भी इसका असर साफ दिखने को मिलेगा? देखिए, आपको बता दें कि नशे के खिलाफ जो अभियान चलाया जा रहा है या फिर अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए जा रहे हैं, ये कई अरसों से किए जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि युवा पीढ़ी पूरी तरह से अवेयर भी है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसे तत्व हैं जो युवा पीढ़ी को पूरी तरह से इसके चंगुल में फंसा रहे हैं, इनकी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। हालांकि इनके पेरेंट्स को भी पता है, लेकिन पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं कुछ बातों को छुपाते हुए नजर आते हैं। हमने कई ऐसे केस देखे हैं जब युवाओं को गिरफ्तार किया जाता है नशे की खेप के साथ, जब उनके पेरेंट्स को पुलिस स्टेशन में बुलाया जाता है तो अलग अलग तरह के तर्क दिए जाते हैं। देखिए, हमें बच्चों से डर लगता है, हमारे बच्चे कहीं इस तरह का स्टेप ना उठा ले, तो इसलिए वो रोक नहीं पाते हैं। लेकिन शायद वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं कि बच्चे को आगे जो वो एक एक्सपोजर दे रहे हैं कि आप बढ़ते जाओ आगे, हम आपके पीछे बैठे हो, आपको सपोर्ट करेंगे। तो शायद ये चीजें हैं, ये मानसिकता बदलने की काफी जरूरत है। और खासतौर पर ये जो व्यक्ति पकड़ा गया है मोहम्मद शकील, ये भी हो सकता है कि किसी युवा को जो सप्लाई देने के लिए जा रहा हो, या फिर लोग हो सकते हैं जो उससे सप्लाई लेने के चक्कर में वहां पर ऑलरेडी बैठे हुए थे। तो ये सारा का सारा जो नेक्सस है, ये जो षड्यंत्र रचाया जा रहा है, इसके ऊपर पुलिस को और बड़े स्तर पर काम करने की जरूरत है। हालांकि पुलिस को कामयाबी जरूर हाथ लग रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मिलकर काम करना होगा अगर समाज से इस नशे को पूरी तरह से खत्म करना है। देखिए ऋषि, आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा कि जिस व्यक्ति से ये पूछताछ की जा रही है अभी, क्या उसने ये बताया कि वो कहाँ से ये नशा लेकर आ रहा था और कहाँ पर उसको जाकर इसे सप्लाई करना था? इसके बारे में किसी तरीके की कोई जानकारी दी गई हो? देखिए, बिल्कुल पल्लवी, आपको बता दें, ये जो नशा तस्कर है मोहम्मद शकील, ये बिश्नाह इलाके का रहने वाला है। और बिश्नाह
ये विशेष समुदाय के लोग बिश्नोई इलाके में एक पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं और वहां से ये बाइक पर सवार होकर ये राय इलाके तक पहुंचा है। यानी कहीं ना कहीं जो सप्लायर है या जो कंज्यूम करने वाले हैं, ये इन सभी का कांटेक्ट जो वो लाइजनिंग काफी लंबे अरसे से चलती आ रही हो सकता है इसी को लेकर इनके कांटेक्ट जो वो नंबर शेयर हुए हो और उनको ये कहा गया कि आप फलानी जगह पर आए, हम वहां पर बैठे हुए हैं, आप हमें वहां पर सप्लाई दे दीजिए। तो ये बिश्नोई इलाके का रहने वाला है और अब पुलिस लगातार इन्वेस्टिगेट कर रही है कि कौन कौन लोग इनके साथ मुलव्वस है जो ये पूरा कारोबार इलीगल तरीके का नशे का कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इसके साथ जो लोग और एसोसिएट होंगे उनको भी पकड़ा जाएगा, धरपकड़ उनकी की जाएगी, उनसे भी कोई और जो सवाल किए जाएंगे, कुछ और भी इन्वेस्टिगेट जो वो इस ड्रग्स को लेकर, इस नशा तस्करी को लेकर उनसे किए जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता ऋषि जो कि सांबा से जुड़े थे और जिस तरीके से ड्रग तस्करों के खिलाफ पुलिस का जो अभियान है वो जारी है और वहीं पर आज भी एक कामयाबी पुलिस को देखने को मिली जहां पर 36 ग्राम चिट्टे के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है जिसकी कीमत 1,44,000 रुपए तक की बताई जा रही है। तो चलिए, अब तक की जम्मू कश्मीर की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।